चैप्टर 291 यिंग ज़ैंग। जनरल झाओ, पहले थोड़ा तैयार हो लो। पार्ट 3। ज़ैंगेर, एक देश को चलाने की कला क्या सिर्फ उसके राजा में होती है? राजा का फर्ज होता है कि वो अपने मंत्रियों को नियंत्रित करे। क्या तुमने ये सब सीख लिया है? पुराना वक्त यिंग ज़ैंग की आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। साल गुजर गए थे, जगह वही थी, पर लोग बदल चुके थे। माँ, डोंगेर, गुरु। यिंग ज़ैंग ने आंगन की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी भावना दौड़ पड़ी। शायद सिर्फ यही जगह थी जहां वो अपना सबसे कमज़ोर रूप दिखा सकता था। कैन लौटने से पहले वो माँ के लिए एक प्यारा बेटा था। माँ ने उसके लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी थी। और डोंगेर, माँ उसे होने वाली बहू की तरह प्यार से रखती थी, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। पर कैन लौटने के बाद सब बदल गया। फादर इन लॉ, मैंने फैसला कर लिया है, पूरा शहर छान मारो। डोंगेर की एक छोटी से छोटी लकीर मिलते ही मुझे तुरंत पता देना। उम्मीद है कि नतीजा हमें निराश नहीं करेगा। जी, उम्मीद है ऐसा ही हो, शावोखिए ने हल्का सा झुककर जवाब दिया। फिर पूछा, ग्रेट किंग, झाओयान का क्या करने का इरादा है? उसके लिए मौत तो बहुत आसान सा अंजाम होगा। यिंग ज़ैंग की आवाज़ ठंडी पड़ गई। मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा जो उसे मौत से भी बुरी लगे। जब हंदान पूरी तरह साफ हो जाएगा, मैं उसे अपने गुरु के कब्र पर ले जाऊंगा और वहां उससे हिसाब देना ही होगा। तो झाओ के लोगों का क्या? शावोखिए फिर पूछ बैठा। यिंग ज़ैंग ने सीधी उसकी आंखों में देखा। फादर इन लॉ, इतने सालों बाद भी आप मुझे नहीं समझ पाए? अगर मैं आम आदमी होता तो ये दुश्मनी सिर्फ झाओयान के साथ होती, पर मैं एक राजा हूँ। झाओ का देश अब मेरी तलवार के नीचे है और उसके लोग, एक बार जिन्हें मैं जीत लूँगा वो मेरे ही प्रजा होंगे। उन्हें मैं भी पिन के लोगों की तरह ही ट्रीट करूँगा, जैसे मैंने हान के लोगों के साथ किया। फिर एक लम्हा रुक कर कहा, मैंने डोंगेर से वादा किया था, एक दिन मैं पूरी हुआशिया को एक साथ एक जैसा ट्रीट करूँगा। एक ऐसा संसार बनाऊंगा जहां युद्ध और भाई भाई का खून बहाना बंद हो। मैं अपना ये वादा कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर शावोखिए ने गहरी सांस लेकर झुक गया। ये बूढ़ा आपका धन्यवाद करता है झाओ के लाखों लोगों की तरफ से। यिंग ज़ैंग ने तुरंत उसे उठा दिया। फादर इन लॉ, ये फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत? ब्लडी सोल्जर कैंप में मास्टर चैन बिल्कुल परेशान था। कैंप में 10,000 से ज़्यादा घायल थे और मिलिट्री डॉक्टर्स बस 600 के आसपास। पूरा कैंप चीखों से, वेलिंग से और डॉक्टर्स के हल्ला गुल्ला से भरा हुआ था। चीफ, हेमोस्टैटिक दवा खत्म हो गई। चीफ, डॉक्टर लिन बेहोश हो गए। चीफ, हम लोग 3 दिन से सोई ही नहीं, सप्लाई 0 के बराबर हैं। मास्टर चैन बेचारी सी हालत में आ गया। रिपोर्ट करो, शांग जांगुन को तुरंत बताओ कि हमारे पास सप्लाईज नहीं बची। तभी मास्टर चैन, पीछे से आवाज आई। झाओ फंग खड़ा था। जनरल झाओ, आप यहाँ? बैटल ऑफ हंदान खत्म हो चुकी है, सोचा देख लूं कहीं मदद की जरूरत तो नहीं। मदद की जरूरत? मास्टर चैन ने थका सा हंसी दिया। अगर मदद कहना हो तो डॉक्टर्स की कमी है, सप्लाईज की कमी है, घायलों का ढेर अलग। डॉक्टर्स की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता। झाओफंग मुस्कुराया, पर सप्लाईज वो लेकर आया हूं। एक इशारे पर उसके आदमी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में भर भर कर दवा सामान ला रहे थे। ये सब कहां से मिला? मास्टर चैन हैरान। झाओ आर्मी के वोंडेड कैंप से। ये तो बस 1/10 है, बाकी आ रहा है। पर झाओ आर्मी के वोंडेड? झाओफंग की आंख थोड़ी सी ठंडी हो गई। मैं सिर्फ अपने पाउजे की फिक्र करता हूँ, दुश्मन के घायलों की नहीं। झाओ के सिवियर वोंडेड को वो मर्सी किल करवा रहा था और जो जिंदा रह सकते थे उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। वॉर का कानून यही होता है। अगर पिन के सोल्जर्स झाओ के हाथ लगते, उनका भी यही होता। मास्टर चैन ने कोई सवाल नहीं किया। जनरल झाओ, आपकी मेडिकल स्किल्स लाजवाब हैं। आज नाइफ संभालोगे या दवा? जो हमेशा। मैं ऑपरेट करूंगा, आप वुंड्स क्लीन करके दवा लगाओ। दोनों कैंप के बीचों बीच घायलों के पास चल दिए। एक जनरल, एक डॉक्टर, पर टीम वर्क इतना जबरदस्त जैसे सालों की प्रैक्टिस हो।
यान झाओ बॉर्डर पर। योर हाइनेस, एक स्काउट कैंप में दौड़ता हुआ आया। हंदान टूट गया, पिन ने शहर फतह कर लिया। यान दान की आंखों में तुरंत चमक आ गई। शांग जांगुन, मौका आ गया। युए चैंग अभी भी परेशान था। हुजूर, हम झाओ में घुसेंगे तो सामना पिन से हो सकता है। हमारी स्ट्रेंथ उनके सामने कुछ नहीं है। यिंग ज़ैंग 2 फ्रंट पर वॉर नहीं कर सकता। यानदान अपने भ्रम में डूबा हुआ था। और झाओ हमारा दुश्मन है। हमारा अटैक बिल्कुल जस्टिफाइड है। और अगर पिन से सामना हो भी गया तो वो मेरे क्राउन प्रिंस के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं रखेगा। युए चैंग बस बेचारी सी हालत में मान लिया। ऑर्डर सुना दो। मैं क्राउन प्रिंस 1 लाख सेना के साथ झाओ जिंग पर हमला करूंगा। हर शहर को जीतना है, हर आर्मी को कुचलना है। ये हमारे ग्रेट यान का एक्सपेंशन का वक्त है। एम्बिशन उसकी आंखों में नाच रहा था। पिन से टकरार का सपना तक उसने नहीं देखा, या शायद इग्नोर कर रहा था। स्टेट ऑफ वी में कोर्ट का माहौल घबराहट से भर गया जब एक मैसेंजर चिल्लाता हुआ अंदर घुसा। ग्रेट किंग, हंदान टूट गया है। पिन ने 300,000 के डिफेंस को कुचल दिया है। पंग शियांग शहीद हो चुका है। हॉल में सन्नाटा छा गया। झाओ बिखर रहा है। लीमू अकेला क्या करेगा? झाओ गिरा तो हमारी वी की बारी है। अब क्या करें? किंग ऑफ वी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बेचैनी से वी विजू की तरफ देखा। अंकल, अब हम क्या करें? वी विजू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उम्र और थकान दोनों लिखी थी। चिन का झाओ को तबाह करना अब बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। वेइवूजी की आवाज़ हॉल में गूंज उठी, धीमी पर धार वाली। हमारी वेई का फ्यूचर बस तभी बचेगा जब हमें बाहरी सहारा मिलेगा। उसने संभल कर कहा। बाहरी सहारा? किंग ऑफ वेई ने बेचैन होकर पूछा। और वो हमें मिलेगा कहाँ से? छू से, वेइवूजी ने बिना झिझक जवाब दिया। छू तो नानमान लोगों का देश है। हाँ, वो ताकतवर हैं, पर क्या सच में हमारी मदद करेंगे? दिस ओल्ड सर्वेंट सीक्स परमिशन टू गो टू छू एज एन ऑनवॉय, वेइवूजी ने जोर से कहा। कृपया मुझे अनुमति दे महाराज। अनुमति दी जाती है, किंग ऑफ वे ने तुरंत कहा। झाओ की राजधानी टूटने की खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। सारे देशों में हलचल मच गई। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। हैंडैन। वुंडेड सोल्जर कैंप में एक सेवक मास्टर चैन के पास भाग कर आया। मास्टर, कोई आपसे मिलने आया है। ना, अभी किसी को नहीं देख रहा। मास्टर चैन ने तुरंत झिंझलाकर कहा, हाथ एक घायल के जख्म में घिसा हुआ। ये घायलों का समुंदर था और डॉक्टर्स बहुत कम। कैंप में अब जो शराब यूज हो रही थी वो चिन वालों की नहीं, बल्कि इमॉर्टल्स लिका हाउस की ताकतवर शराब थी। उसकी स्टेरिलाइजेशन पावर इतनी बेहतर थी कि अब वही स्टैंडर्ड बन चुकी थी। मास्टर, वो कह रहे हैं कि वो आपके टीचर हैं, सेवक ने अदब से कहा। टीचर? मास्टर चैन एकदम रुक गया। उसने कैंप के दरवाजे पर देखा एक बुजुर्ग आदमी दोनों हाथ पीछे बांधकर शांति से खड़ा था। यहाँ संभाल लो, मास्टर चैन ने पास वाले डॉक्टर को बुलाया। जी। डॉक्टर ने तुरंत उसकी जगह ले ली और मास्टर चैन भागते हुए बाहर गया। वहां पहुंचते ही वो सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। शिष्य प्रणाम करता है गुरुजी। शियावोचे ने हल्का सा स्माइल दिया। उठो। धन्यवाद गुरुजी। मास्टर चैन तुरंत खड़ा हो गया। शिष्य गुरुजी के आने से अनजान था, कृपया क्षमा करें। कैंप में जिसे सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता था वो अब बिल्कुल एक बच्चे की तरह खड़ा था, सिर्फ अपने गुरु के लिए। मैं अभी अभी आया हूँ, शियावूचे ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं ग्रेट किंग के साथ आया हूँ, किसी को पता नहीं। काफी साल हो गए आपको देखे गुरुजी, मास्टर चैन ने श्रद्धा से कहा। देश के लिए दवाई और सेवा करना ये तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है, मैं कैसे रोक ठा सकता हूँ। तभी मास्टर चैन, वुंड क्लीनिंग, झाओफिंग की आवाज कैंप के अंदर से आई। बस एक पल, मास्टर चैन ने तुरंत जवाब दिया। शियावूजी थोड़ा हैरान रह गए। मेरा शिष्य, जिसका टेम्पर सबसे तीखा है, और कोई इसे नाम लेकर बुला रहा है, और ये बिना गुस्सा किए तुरंत जवाब भी दे रहा है। उसने क्यूरियस होकर कैंप के अंदर झांका। एक जवान लड़का मिलिट्री यूनिफॉर्म में छुरी हाथ में संभाले एक घायल का ऑपरेशन कर रहा था। यही होगा? शियावूचे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
गुरुजी, ये झाओफेंग है, मास्टर चेन ने स्माइल करते हुए कहा। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा होता तो कोई नहीं कह सकता कि ये चिन आर्मी का सबसे डरावना योद्धा है। पर श्यावू जी अभी भी आंखों में लॉस्ट थे, अपने विचारों में डूबे हुए। डॉक्टर शिया, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ झाओफेंग, मुस्कुराते हुए कप्ड फिस्ट सल्यूट किया। पर श्यावू जी अभी भी अपने ट्रांस से बाहर नहीं आया था। चैप्टर 293, चैप्टर 142, शैवो किए का हैरान कर देने वाला पल, दूसरा भाग। मास्टर चेन, जो एक तरफ खड़े थे, उन्हें भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत बोल पड़े, टीचर, टीचर। 2 बार बुलाने के बाद ही शैवो किए अपनी सोच से बाहर आए। ओह ओह, होश में आते ही उन्होंने हल्का सा शर्मिंदा सा स्माइल दिया। मेरी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ध्यान भटक गया। आपसे मिलकर खुशी हुई जनरल जाओ। जाओ फेंग ने भी नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। डॉक्टर शावोकिए की शोहरत तो हम पहले से ही सुनते आए हैं, आज आपसे मिलकर तो मेरा एक अरमान पूरा हो गया। यू फ्लैटर मी जनरल जाओ, शावोकिए हंसता हुआ बोले। सच कहूँ तो मैं ही हूँ जिसे आपसे मिलने की पुरानी इच्छा थी। जब मैंने पहली बार मास्टर चेन से सूचरिंग स्किल और डिसइंफेक्शन के तरीके सुने तो मुझे लगा जैसे कोई देववाणी सुन ली हो। शावोकिए ने दाढ़ी को हल्का सा थपथपाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक सीनियर की तरह प्यार और उम्मीद थी। जाओ फेंग ने विनम्र आवाज में कहा, वो तो बस किस्मत से सीख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं। जाहिर सी बात है, सूचरिंग स्किल और डिसइंफेक्शन इस युग की चीज़ें नहीं थीं, लेकिन अब वो सब लोगों की नज़र में जाओ फेंग की अपनी रचना थी। इस इल्म से वो एक दिन इतिहास में अपना अलग ही निशान छोड़ सकता था। आई ऑलवेज हर्ड यू वर अ हम्बल मैन। आज देखकर यकीन हो गया। शावोकिए फिर हंसे। यू ऑनर मी डॉक्टर शावोकिए, जाओ फेंग ने हल्का सा झुककर बोला। फिलहाल ये लंबी गुफ्तगू का सही वक्त नहीं है। कई जख्मी सिपाही अभी भी इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी देखभाल कर लूँ, फिर शाम को आपके साथ बैठकर मेडिकल आर्ट्स पर अच्छे से बात करेंगे। ये कहकर वो वापस एक और सिपाही का इलाज करने लग गए। शावोकिए किन के सबसे बड़े ग्रेट फिजिशियन थे और अनाधिकारिक इतिहास में तो उनका किन शी हुआंग के साथ एक अनोखा रिश्ता भी बताया जाता है। लेकिन जाओ फेंग को ये सब से कोई मतलब नहीं। अपनी ताकत और पद से वो अब किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं समझता था। तलवार के जोर पर ही वो अपना रास्ता बनाएगा। काम करो, शावोकिए ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। उनके चेहरे पर अब एक गहरी सोच का साया था। मास्टर चेन ने उनकी उदासी नोटिस कर ली। टीचर, अब इतने गुमसुम क्यों हो गए? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, शावोकिए धीरे से बोले। तुम अपना काम करो। हाँ, कुछ ब्लेड्स तैयार करवाना। आज इतने जख्मी आए हैं तो सोचा मैं भी हाथ पटा दूं। टीचर, आप मदद करेंगे तो बहुत सारे सिपाहियों की जान बच जाएगी। मास्टर चेन खुशी से भर गया। वो तुरंत सामान लेने निकल गया। और उधर शावोकिए की आंखें फिर से जाओ फेंग पर टिक गईं। उनके वृद्ध चेहरे पर सोच, हैरानी और हल्का सा दर्द मिक्स हो रहा था। बहुत ज़्यादा मिलता जुलता। वो निगाह बिल्कुल डोंगर जैसी। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या मैं ही डोंगर को याद करते करते पागल हो रहा हूँ? उनकी आंखों में दर्द की एक पतली सी लहर उभर कर डूब गई। रात धीरे धीरे उतर आई। जाओ फेंग पूरे दिन मसरूफ रहे। तभी मास्टर चेन वापस आए। मिस्टर जाओ, अब आप आराम कर लीजिए। ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हो गए हैं। आगे के काम के लिए मैंने लोगों को लगा दिया है। आप रात भर थोड़ा रेस्ट कीजिए। इट्स फाइन, जाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ धोते हुए बोला। थोड़ा सा आराम कर लूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। मास्टर चेन उनकी थकान को देख सकता था। मिस्टर जाओ, आप तो अभी जंग से लौटे हैं। सुना है वैंगार्ड आर्मी को बिना रुके कई दिनों तक लीड किया आपने। आप जैसे जनरल को अगर ज़्यादा थकान हो गई तो जनरल वांग जैन मुझे छोड़ेंगे नहीं। जाओ फेंग ने हंसी के साथ जवाब दिया। बैटलफील्ड के सामने ये थकान कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। मास्टर चेन भी बोल पड़े। ये लो, इमॉर्टल्स लिकर हाउस की एक असली शहनशाही क्वालिटी की शराब, महल की रॉयल ब्रू से भी बेहतर। इसे पियो, थोड़ा सुकून मिलेगा। वो सुराही निकालकर उनके हाथ में देकर मुस्कुराए। जाओ फेंग ने मना नहीं किया। शराब लेकर वो कैंप के बाहर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गए। बैठते ही जांग मिंग आ गए। माय लॉर्ड, वो झुके। क्या बात है? जाओ फेंग ने एक घूंट पीते हुए पूछा। होम बेस से संदेश आया है। वो दोनों लोग फिर हंगामा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपसे मिलना ज़रूरी है। उन्हें पकने दो,
ज़ाओफेंग की आवाज़ ठंडी हो गई। उन्हें थोड़ी आज़ादी दो, लेकिन स्ट्रॉन्गहोल्ड से बाहर एक कदम भी नहीं। अगर भागने की कोशिश करें तो ख़त्म कर दो। एज यू कमांड माई लॉर्ड। जांगमिंग तुरंत हट गए। तभी शावू किए हाथ साफ करते हुए वहां आ गए। तुम जा सकते हो, ज़ाओफेंग ने इशारा किया। जांगमिंग चला गया। शावू किए मुस्कुराते हुए पास बैठ गए। आज सूचरिंग स्किल को खुद करके देखा तो पता चला कि ये टेक्निक कितनी कमाल की है। खून रोकने का ये तरीका सच में दुनिया बदल सकता है। अगर ये कला पीढ़ियों तक चली गई तो अनेक लोगों की जान बच जाएगी। ज़ाओफेंग ने हल्का सा स्माइल दिया। डॉक्टर शावू किए, असली कमाल तो आपका हुनर है। सिर्फ एक दिन में आपने सूचरिंग स्किल में वो परफेक्शन दिखा दी जिसे लोग सालों में नहीं पकड़ पाते। शावू किए की आंखों में चमक आ गई। एक सवाल पूछूं, थोड़ा सा हिम्मत करके। वो ज़ाओफेंग के बगल में बैठ गए। उनका वृद्ध चेहरा कोमल सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। चैप्टर 294, चैप्टर 142, शिया वुके का हैरान कर देने वाला पल 3। डॉक्टर शिया, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ज़ाओफेंग ने आराम से कहा। जनरल ज़ाओ, शिया वुके मुस्कुराते हुए बोले, आपकी मेडिकल कला देखकर मैं तो हैरान रह गया। आप किस परंपरा से सीखे हैं? दुनिया भर में हर एक मेडिकल लीनिएज की अपनी गहरी जड़ है। शायद मैं आपके गुरु को जानता भी हूँ। ज़ाओफेंग हल्की सी हंसी के साथ बोला, सच कहूँ तो मैंने किसी गुरु के नीचे फॉर्मल तालीम नहीं ली। मेरी माँ को दवाई और चिकित्सा का काफ़ी ज्ञान है। बचपन से उनके साथ रहकर ही सीख लिया। और सूचरिंग स्किल या फिर क्वेंचिंग से स्टेरिलाइज करने का तरीका, वो सब मुझे बस किस्मत से मिल गया। शिया वुके की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या मैं आपसे आपकी माँ का नाम पूछ सकता हूँ, जनरल ज़ाओ? ज़ाओफेंग ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, मेरी माँ का सरनेम वो है और नाम निंग। शादी के बाद उन्होंने अपना पुराना नाम छोड़ दिया। गांव में सब उन्हें मैडम ज़ाओ के नाम से ही बुलाते हैं। ये सुनकर शिया वुके का चेहरा हल्की सी उदासी से भर गया। जिस उम्मीद को वो दिल में दबाए बैठे थे, वो इस एक जवाब से टूट गई। लगता था जैसे उनके दिल ने आखिरी बार उम्मीद लगाई थी। शायद, बस शायद ही ये ज़ाओफेंग उनकी बेटी का बेटा निकले। लेकिन नहीं, बस एक और धोखा। फिर भी उन्होंने मुस्कुराहट को वापस जिंदा किया। आपकी माताजी वाकई कमाल की महिला होंगी। उन्होंने न सिर्फ आपको इतनी बेहतरीन मेडिकल कला सिखाई, बल्कि किनको एक लाजवाब योद्धा भी दिया। ज़ाओफेंग गर्व से हल्का मुस्कुरा दिया। प्रेजेस के लिए धन्यवाद डॉक्टर शिया। वैसे आपके पिता? शिया वुके ने फिर सवाल पूछा। ज़ाओफेंग की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। खानदान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। ये बात उसकी माँ ने कभी दर्द से बताई थी। पिता को वो कभी मिला नहीं था, लेकिन एक सिपाही का कर्तव्य जो होता है, उसके लिए जीवन देना कोई अनोखी बात नहीं। और उनकी माटर पेंशन से ही उन्होंने उनकी माँ और उनकी बहन को पाला। शिया वुके ने शांत आवाज में कहा, मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। उनकी आंखों में फिर वही बेचैनी, वही खोज जैसी उत्सुकता थी। पर अब उन्हें समझ आ गया, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। कोई रिश्ता, कोई निशानी, कुछ भी नहीं। इट्स ऑल राइट, ज़ाओफेंग ने धीरे से कहा। प्रिन भर में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं। जब तक ये दुनिया जंग देख रही है, तब तक ये सब होता ही रहेगा। जब पूरा संसार एक हो जाएगा, तभी बच्चे अपने पिता नहीं खोएंगे, तभी बूढ़े लोग अपने घर के आधार को नहीं गंवाएंगे। यही एक सही रास्ता है। ज़ाओफेंग को पता था कि फ्यूचर में किन की बर्बादी लिखी है, पर यूनिफिकेशन के बाद कम से कम 10-12 साल की शांति तो आएगी। इसी यूनिफिकेशन की वजह से ही बाद की हर डायनेस्टी भी यूनिफिकेशन का सपना देखेगी। बिल्कुल सही, शिया वुके ने जोश के साथ कहा। सिर्फ राज्य एकीकरण ही इस दर्द का अंत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ ही तो वो अपनी बेटी के साथ किन वापस आए थे। लेकिन दुनिया की एकता सिर्फ तलवारों से नहीं होती, ज़ाओफेंग ने कहा। आपके मिलिट्री डॉक्टर्स जो आपने तैयार किए, वो भी उतने ही जरूरी हैं। चिंता मत कीजिए, शिया वुके ने गर्व से कहा। आज का जो ग्रेट किंग है, उसके पास विजन भी है और योजना भी। वो जरूर दुनिया को एक करेगा। ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए सुराही उनकी तरफ बढ़ाई। एक घूंट पिएंगी डॉक्टर शिया? हा, काफी दिनों से नहीं पी। शिया वुके बवंडर हंसी के साथ सुराही पकड़कर बोले, तो फिर मैं शर्म कैसे करूं? एक लंबा घूंट लिया और तुरंत उनका चेहरा लाल पर आंखें हैरान। ये किस तरह की शराब है? इतनी तेज और फिर भी इतनी खुशबूदार।
कृण के सबसे बड़े वैद्य होने के नाते और यिंग झन के ससुर होने के नाते वो जिंदगी की सबसे बेहतरीन शराब चख चुके थे। लेकिन ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इमॉर्टल्स लिकर हाउस की शराब है, जाओफिंग ने हंसी के साथ कहा। टॉप ग्रेड स्पिरिट। इमॉर्टल्स लिकर हाउस? शियावुके ने आंखें झपकाई। कभी सुना नहीं। इन वर्चन काउंटी में एक टैवर्न। इसीलिए मुझे नहीं पता, मगर ये शराब वाकई लाजवाब है, शहनशाही वाइन से भी अच्छी। वक्त मिला तो इनवर्चन में आपको मैं खुद ले चलूंगा। जिंदगी में पहली बार इतने सालों के बाद शियावुके को मना करने का दिल ही नहीं हुआ। शायद वो एक झलक थी, शायद वो आंखों की फेमिलियर वार्मथ, कुछ तो था जो उन्हें इस जवान जनरल के पास खींच रहा था। डॉक्टर शिया, शराब खत्म करके आराम कर लीजिए। जाओफेंग खड़े होते हुए बोले। मैं वापस जख्मियों का इलाज करने जा रहा हूँ। अगर एक सेना का नेता इतना समर्पित हो सकता है तो मैं एक वैद्य होकर कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैं भी चलूंगा। खानदान के जाओ रॉयल पैलेस का एक साफ किया गया हॉल। डॉक्टर शिया क्या कर रहे हैं? यिंग ज़ेन ने रेन शियाओ से पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। महाराज, रेन शियाओ झुककर बोला, डॉक्टर शिया अभी वुंडेड सोल्डर कैंप में जख्मियों का इलाज कर रहे हैं। ये सुनकर यिंग ज़ेन ने सीधा सिर हिलाया। उन्हें जाकर कहना कि उनकी उम्र अब काफी हो गई है, ज्यादा मेहनत ना करें। मास्टर चैन और दूसरे मिलिट्री डॉक्टर्स काफी हैं। जी महाराज, रनशाओ रुककर बोला। वैसे जनरल जाओ फेंग भी वही हैं, जख्मियों का इलाज करते हुए। यिंग ज़ेन की आंखें हैरान रह गई। वो आराम करने नहीं गया इतनी लंबी लड़ाई के बाद? जी नहीं, उनका कहना है कि उनके पाओजे भाई कैंप में पड़े हैं। जब उसके पास ज्ञान है तो वो खड़े होकर उन्हें मौत से कैसे लड़ने दे। वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है। ये सुनते ही यिंग ज़ेन के चेहरे पे एक गहरा सम्मान जगमगाया। जाओ फेंग, उनकी आवाज धीमी हो गई। कृण का असली वीर योद्धा, इसीलिए उसके सैनिक उसे आर्मी की आत्मा कहते हैं। रेन शियाओ ने कहा। वो बलिदान की तैयारी हो गई जिसे मैंने कहा था। जी, सब तैयार है। अच्छा, तो जाओ फेंग को जाकर बताओ, कर वो मुझे और सीनियर जनरल के साथ चलेगा। रेन शियाओ झुक गया। आपका आदेश सर आंखों पर। वो निकल गया। यिंग ज़ेन खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराए। जाओ फेंग, तुम वाकई मेरे सबसे खुशनसीब जनरल्स में से हो। इस अभियान के बाद उसकी उपलब्धि इतनी होगी कि वो प्रोटेक्टर जनरल बन सकता है, और शायद कृण का सबसे जवान सीनियर जनरल भी। नेक्स्ट डे हंदान सिटी के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर हर 10 कदम पर इंपीरियल गार्ड्स तैनात थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जैसे हवा भी इजाजत लेकर गुजरती हो। एक अकेली कब्र के सामने पूजा सामग्री और धूप पहले से लगा हुआ था। यिंग ज़ैंग कब्र के सामने खड़ा था, चेहरे पर गहरी यादें, दर्द और एक गुरूर भरी शांति। पीछे वैंग जियन, वैंग बन और जाओ फेंग चुपचाप खड़े थे। टीचर, यिंग ज़ैंग ने हल्की सी सरगोशी में कहा, मैं वापस आ गया हूँ। मैं जाओ झेंग कभी नहीं भूलूंगा वो सबक जो आपने मुझे दिए थे। अगर आप ना होते तो आज यिंग ज़ैंग भी ना होता। वो कब्र के पास झुककर धीरे से बोलता रहा, मैंने हान को जीत लिया है और जाओ भी जल्द ही हमारा होगा। जब जाओ गिर जाएगा, वे ही अगला होगा। 3 जिन हमारे हाथों में आ चुके हैं, सिर्फ 3 राज्य बचते हैं। मुझे यकीन है 8 साल के अंदर मैं पूरी दुनिया एक कर दूंगा। एक दिन जब सब कुछ एक झंडा के नीचे होगा, तब हमारे लोगों को फिर कभी जंग की बर्बादी नहीं झेलनी पड़ेगी। यिंग ज़ैंग को लग रहा था जैसे उसके गुरु शेन्यू उसके सामने ही खड़े हैं, उसे सीखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, उसको तैयार करते हुए। आज वापस आकर वो अपनी जीत, अपना सम्मान, अपनी मेहनत उनके सामने रख रहा था। जाओ फेंग ने पीछे खड़े खड़े सोचा, हिस्ट्री कहता है कि किन शी हुआंग के 2 गुरु थे। एक जाओ में जब वो कैद था तब के अध्यापक शेन यू, 2 किन लौटने के बाद लू बुबाई। पर जाओ फेंग जानता था असली बुनियाद, असली रोशनी, असली परवाह शेन यू ने ही दी थी। शेन यू का नाम पत्थर पर देखकर वो स्वयं भी बहतीत हो गया। आज वो यहाँ खुद नहीं आना चाहता था, पर जब किंग ऑफ किन का रॉयल एडिक्ट आ जाए तो मना कैसे करता।
वॉर इंजर्ड कैंप में वो जख्मियों का इलाज कर रहा होता, पर हुक्म को मानना ही पड़ता है। जाओ यान को यहाँ लाओ। यिंग ज़ैंग का हुक्म बिजली की तरह गजा। 2 इंपीरियल गार्ड्स जाओ यान को ले आए। इतना कमजोर कि एक मुर्गी भी ना पकड़ पाए, इसलिए उसे जंजीर भी नहीं लगाई थी। इसे कब्र के सामने घुटने टेकवाओ, यिंग ज़ैंग ने ठंडे अंदर से बोला। जी महाराज। रेन शाओ ने तुरंत एक लात मारी। जाओ यान जमीन पर पटक गया। वो खुद खड़े होने की कोशिश करता, पर किस्मत ही कुछ और थी। मौत मांगने का हौसला भी नहीं था उसमें। टीचर, यिंग ज़ैंग की आवाज में पत्थर सा ठंडापन था। मैं तुम्हारे कातिल को ले आया हूँ, पर मैं इसे तुरंत नहीं मारूंगा। मैं इसे तड़पाऊंगा। मैं इसे देखने दूंगा कि कैसे इसका देश बर्बाद होता है। इसे अभी मार देना, ये तो इसे बचा लेना होगा। काउटाव करवाओ इसे, वो गुस्से से बोला। काउटाव करो, रेन शाओ ने गरजते हुए कहा। यिंग ज़ैंग, जाओ यान चीखा। अगर दम है तो मुझे मार, पर एक आम आदमी की कब्र को मैं क्यों काउटाव करूं? शेन यू किस लायक? मुझे तो उसकी कब्र उखाड़कर हड्डी तक उड़ा देनी चाहिए थी। यिंग ज़ैंग की आंखों में खून जमा हुआ सा लाल दिखने लगा, पर रेन शाओ ने खुद ही काम संभाल लिया। उसने जाओ यान का सर पकड़कर जमीन पर आधी जान निकलने तक दे मारा। खून माथे से बहने लगा। तब जाके यिंग ज़ैंग के हाथ उठने पर रेन शाओ रुका। तुझे एक खबर दूं? यिंग ज़ैंग ने नीचे झुककर कहा। तेरा बड़ा भाई जाओ ई अब जाओ का नया राजा है। जाओ यान जैसे हवा हो गया। ना ना, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे बचा, कैसे राजा बन गया? क्योंकि वो असल में राजा बनना ही था। यिंग ज़ैंग ने शांत पर कातिल अंदाज में कहा। जब तूने माओ सुई को मारने की कोशिश की थी, जो जाओ ई को वापस ला रहा था, पता है वो काम इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि मैं पर्दे के पीछे से सब चल रहा था। जाओ यान का दिल टूटकर धूल हो गया। ये नहीं हो सकता। तू सोचता था तुझे ताज तेरी चालाकी से मिला? गलत। यिंग ज़ैंग की आवाज तलवार की धार बन गई। मैं चाहता ही था कि तू राजा बने, क्योंकि तू बेवकूफ है। तेरा राजा बनना मेरे लिए आशीर्वाद था। अगर जाओ ई राजा होता तो मुझे उसे हराने में काफी मुश्किल होती, पर तू तो शुरू से ही एक वेस्ट था। जाओ यान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सारे सपने, सारी कद्रदानी, सारी चालाकी सब एक पल में चूर हो गई। यिंग ज़ैंग की आखिरी बात उसके दिल को छीन कर रख गई। मैं इंतजार कर रहा था कि तू राजा बने, कि जाओ ई वापस आए और तुम दोनों अपनी ही राज्य को तोड़कर बर्बाद कर दो। चैप्टर 296, चैप्टर 143, यिंग ज़ैंग की प्राइवेट बात, ड्रैगन स्प्रिंग का जान लू से टकराव, पार्ट 2। और वैसे भी तुम्हारी मेहनत का फल तो निकल ही आया। यिंग ज़ैंग की आवाज में ठंडी सी शरारत थी। लियानपो और लीमू दोनों जाओई को सपोर्ट करते थे। पूरी जाओ कोर्ट उनकी तरफ थी। इस वजह से तुम उनसे अलग पड़ गए और आखिर में तुमने ही इन दोनों को हटा दिया। पर मेरे लिए लियानपो और लीमू दोनों बड़े बड़े रुकावट थी। तुमने उन्हें खुद ही रास्ते से हटा दिया। ये तो मेरे ग्रेट किन के लिए एक बड़ी ही बढ़िया सेवा हो गई। यिंग ज़ैंग खुलकर हंस दिया। जाओ यान जैसे बिजली का झटका खाकर बेहोश होने वाला था। उसके पैर तले जमीन ही नहीं बची थी। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे काम, मेरे फैसले, ये सब तुम्हारे हाथ का खेल कैसे हो सकता है? जाओ ज़ैंग, मैं तुझे मार डालूंगा। वो झपटने की कोशिश करता, पर 2 इंपीरियल गार्ड्स उसे जमीन पर दबा कर रखते। हिलना भी मुश्किल। पीछे खड़े जाओ फेंग के लिए भी ये सब एक नया ही शौक था। एम्परर किन शी हुआंग, कमाल की सोच, कमाल का दिमाग। एक पूरा राजा, एक पूरी सल्तनत का उत्तराधिकारी। उसने शुरू से ही स्ट्रिंग पपेट की तरह चला दिया। जाओ यान का राजा बनना भी उसकी प्लानिंग थी। वाह एंसेस्टर, सच में कमाल। जाओ फेंग का आदर और बढ़ गया। यिंग ज़ैंग ने जितना बताया उससे ज्यादा तो उसके पर्दे के पीछे के चाल चक्रे होते होंगे। जाओ यान को क्राउन प्रिंस जाओ ई को पीछे छोड़ के राजा बनाना कोई छोटी बात नहीं थी।
जाओ भी अब दई टेरिटरी भाग चुका है और वहां के सारे जनरल्स उसका साथ दे रहे हैं। जो जाओ ऑफिशियल्स उसके साथ भागे थे उन्होंने उसे ही अपना राजा मान लिया है। पर तुमसे अलग रहने के लिए उसने किंग ऑफ जाओ का टाइटल नहीं लिया। अब वो किंग ऑफ दई है। उसका कोरोनेशन हो चुका है और अब उसके पास दई की 2 लाख की फौज है। यिंग ज़ेंग के सुर में खिंची हुई ताना मारा टोन थी। वैसे तो देखा जाए तो उसका दावा तुमसे कई गुना सही है। तुम तो राजा की कुर्सी छीन कर बैठ गए थे। जाओ यान की सांसों में गुस्सा, शर्म, दर्द सब कुछ तूफान की तरह उठ रहा था। पर यिंग ज़ेंग के लिए ये सब देखना एक तरह का सुकून था। वो भी इंसान था और इंसाफ कभी कभी दर्द से ही होता है। जाओ ज़ेंग, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकता। उसकी आंखें पागलपन से भर गई थीं। उसका सबसे बड़ा गर्व, रात भर की गई कोशिश, ताज पाने का सपना सब एक पल में मजाक बन गया। और ये मजाक यिंग ज़ेंग ने बनाया। मैंने कहा था तुम्हें नहीं मारूंगा, यिंग ज़ेंग ने शांत होकर कहा। इसको ले जाओ, ध्यान से रखना, मरने मत देना। इंपीरियल गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। यिंग ज़ेंग कब्र के सामने फिर खड़ा हो गया। टीचर, देखिए, आपका शिष्य सब कुछ सीख चुका है। राजनीति की कूटनीति जो आपने सिखाया, मैं उससे पूरे देश को जोड़ने में इस्तेमाल करूंगा। जब दुनिया एक हो जाएगी, मैं आपको ग्रेट किन मास्टर का टाइटल दूंगा। आपका नाम पूरी दुनिया जाने, ये मेरा वादा है। फिर उसने पलट कर देखा। नजर पहले वांग जेन पर गई, फिर वांग बेन पर और आखिर में जाओ फेंग पर टिक गई। जनरल जाओ, यिंग ज़ेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मेरे साथ थोड़ा चलोगे? जैसे आप कहें, जाओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया। यिंग ज़ेंग शांत कदम से पहाड़ी की ऊपर की तरफ चलने लगा, जाओ फेंग उसके पीछे। वांग जेन और वांग बेन बस उन्हें दूर जाते देखते रहे। तभी वांग बेन के चेहरे पर अजीब सी चमक आई, जैसे कुछ समझ गया हो। फादर, उसने धीरे से कहा। क्या है, बोल जल्दी, वांग जेन ने उस पर चिढ़कर कहा। फादर, क्या आपको नहीं लगता कि जाओ फेंग का प्रोफाइल ग्रेट किंग से बहुत मिलता है? साइड से देखने पर बिल्कुल उनके जैसा। वांग जेन तुरंत घूमकर घुराया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये बातें घुमाएगा तो खुद की गर्दन कटवा लेगा। वांग बेन चुप हो गया। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर भी वांग जेन का अपना दिमाग भी खटक गया। उसने धीरे से उन दोनों के प्रोफाइल्स को देखा। पहाड़ी की हवा में दोनों की हाइट, दोनों का साइड एंगल सच में काफी मिलता जुलता है। लेकिन वांग जेन इतना अक्लमंद था कि कुछ बोला नहीं, बस धीरे से सोचा, कोइंसिडेंस है, बस कोइंसिडेंस। जाओ फेंग तो आम घर का लड़का, रॉयल ब्लड से दूर दूर का नाता नहीं, और ग्रेट किंग तो 10 साल की उम्र में ही किन लौटाए थे। सेनयांग में पले बढ़े, बाहर जाकर किसी से मिलने का चांस ही नहीं था, बाप बनना तो दूर की बात। ठीक है, आप चाहें आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं और एक प्रोफाइल में लिख सकते हैं, फिर हम उसको उल्टा पढ़ेंगे। पहाड़ी पर आगे चलो, यिंग ज़ेंग ने हल्की सी आवाज में कहा। दोनों चलने लगे। कुछ देर तक एकदम खामोशी। जाओ फेंग के दिल की धड़कन तेज थी। किंग ऑफ किन मुझे अकेले क्यों बुला रहा है? क्या ये कोई बड़ी बात है? क्या कोई इनाम या कुछ और? उस वक्त यिंग ज़ेंग अचानक रुक गया। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? वो हल्का सा मुस्कुराया, पलटकर देखते हुए। ये जाफिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। चिन शी हुआंग जैसी शख्सियत के सामने वो कितना भी दिल से रिस्पेक्ट रखता हो, पर सामने खड़े होते ही जुबान कुछ देर के लिए साथ छोड़ देती थी। आखिर ये एक सम्राट था। भाइयों या दोस्त की तरह कैजुअल बात तो मुमकिन नहीं थी। यिंग ज़ेंग ने ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आसपास नजर डाली, एक सही जगह देखी और सीधा बैठ गया। फिर हाथ हिलाकर जाओ फेंग को बुलाया। बैठो, उसने मुस्कुराकर कहा। महाराज बैठ सकते हैं, ये दास खड़ा ही ठीक है, जाओ फेंग ने एटिकेट निभाते हुए कहा। जब मैं बोलता हूँ बैठो तो बैठो, यिंग ज़ेंग ने आंखें दिखाईं। मजबूरन जाओ फेंग उसके पास बैठ गया। यिंग ज़ेंग ने खुश होकर सिर हिलाया। मैं काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ कि तुम बहुत जज्बाती आदमी हो। हर जंग में तुम अपने सिपाहियों से पहले खुद आगे बढ़ते हो। जाओ फेंग ने सिर हिला दिया। जी बिल्कुल सही। एक सेनापति का पहला फर्ज होता है सेना को कमांड करना,
ऐसे बेपरवाह होकर सामने भागना बेवकूफ़ी है, क्या तुम्हें पता नहीं? यिंगज़ैंग की आवाज़ में हल्का सा तरीका पूरन डांट था। दास का जवाब ये है महाराज कि मेरा लड़ने का तरीका बाकी सबसे अलग है। जब मैं लीड करता हूँ तो या तो शहर फतह होता है या हम सब जान दे देते हैं। वापस जाने की कोई बात नहीं होती। मेरे आदमी अपने जान से ज़्यादा अपनी शान को समझते हैं। उनकी हिम्मत और मोरल किसी भी सेना से 2 गुना ज़्यादा होती है। मैं आगे बढ़कर लड़ता हूँ उनको उत्साह देने के लिए। खानदान की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। ज़ाओ फेंग की कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी और जब से उसके एट्रीब्यूट्स स्काई हाई हो चुके थे, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। तुमने कभी अपनी सुरक्षा का सोचा? यिंगज़ैंग ने मीनिंगफुली उसके कंधे पर हाथ रखा। दास अपनी जिंदगी बहुत प्यारी रखता है। मैं 16 साल की उम्र में फौज में गया, अब 3 साल से लड़ रहा हूँ, अब 20 के करीब हूँ। माँ घर में अकेली हैं, बहन अभी तक विवाह नहीं हुई और हाँ, शादी तो नहीं हुई पर मेरा एक बेटा और बेटी भी है। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? तो दास तब तक नहीं मरेगा जब तक महाराज सारी दुनिया को एक नहीं कर लेते। उसके बाद मैं बायुह को फतह करके दक्षिण सीमा का रखवाला बनूंगा। पहले हिस्से में प्योर दिल की बात थी, आखिरी हिस्सा सच भी था और एक प्लान भी। ज़ाओ फेंग जानता था, हिस्ट्री बदलना मुश्किल है। यिंगज़ैंग जैसे राजा हजारों सालों में एक होता है, पर वो भी इंसान था। उसके बाद के शहजादे देश नहीं संभाल पाएंगे। हुहाय आया तो किन गिर जाएगा, ये कथा इतिहास में लिखी है। इसलिए ज़ाओ फेंग को अपना फ्यूचर तैयार रखना था। बायुहे पर कब्जा, दक्षिण की सीमा पर अपना क्षेत्र, एक नया शक्ति केंद्र, ये उसका प्लान था। यिंगज़ैंग हंस पड़ा। अच्छा, जब तुम मुझे दुनिया जीतने में मदद करोगे और बायुहे फतह करोगे, तब दक्षिण की सीमा पे तुम्हें रखना तो टैलेंट की बर्बादी होगी। उसके अल्फाज के पीछे गहरी उम्मीद छिपी हुई थी। फिर उसने अचानक पूछा, यन के 2 वानजियांग, चनथाओ और झाओतू, जो लड़ाई के बीच भाग गए थे, याद है? उन्हें सियान्यांग भेज दिया गया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। ज़ाओ फेंग ने सच बोला। यिंगज़ैंग ने धीरे से कहा, मैंने खुद इस बात की जांच करवाई है। लड़ाई से भागना और पूरे परिणाम को खतरे में डाल देना उनका गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। टिंगवेई को हुक्म दिया है, उनके पद, उनके दर्जे सब छीन लिए जाएंगे। उन्हें कैद करके सही दिन पर सजाए मौत दी जाएगी। फिर मुस्कुराया, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? महाराज गलत कह रहे हैं, ज़ाओ फेंग तुरंत बोला। ये सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं, वी सिटी बचाने वाले हर सिपाही का राइचस एंगर था। यिंगज़ैंग ने सिर हिलाया। फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर पूछा, मैंने सुना है कि तुमने अकेले तलवार से कई शहरों के दरवाज़ों को तोड़ दिया, वुआन और हंदान तक। ये कैसे मुमकिन हुआ? ज़ाओ फेंग मुस्कुरा दिया। दास के हाथ एक दिव्य हथियार लगा और मेरी ताकत आम आदमी से कई गुना ज़्यादा है। हाफ ट्रूथ हाफ लाई। यिंगज़ैंग ने बिना हिचकिचाहट अपनी ज़ैनलू स्वर्ड कमर से निकालकर ज़ाओ फेंग की तरफ उछाल दी। ज़ाओ फेंग ने होशियारी से पकड़ी, समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। अपनी तलवार से मेरी तलवार को टकरा कर दिखाओ, यिंगज़ैंग ने मुस्कुराकर कहा। महाराज, ये वापस ले लीजिए। अगर आपकी तलवार को कुछ हो गया तो दास जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। यिंगज़ैंग जोर से हंस पड़ा। हाँ, ज़ैनलू दुनिया की टॉप 10 तलवारों में से एक है और कहते हो तुम्हारी तलवार इसे नुकसान पहुंचा देगी। ज़ाओ फेंग, अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग तुम पर हंसेंगे। ज़ाओ फेंग ने सोचा, समझाने का कोई फायदा नहीं, सीधे लॉन्गचुएन स्वॉर्ड निकाली और ज़ैनलू के साथ यिंगज़ैंग को दे दी। महाराज खुद ही परख लें, वो बोला। लगता है तुम्हें अपनी तलवार पर बहुत भरोसा है। ठीक है, देखते हैं। यिंगज़ैंग के चेहरे पर शॉक और क्यूरियोसिटी दोनों थी। पर अगर तुम्हारी तलवार टूट गई तो गुस्सा मत होना, उसने मजाक में कहा। टूट गई तो भी दास गुस्सा नहीं होगा, ज़ाओ फेंग ने हंसी दबाते हुए कहा। अच्छा, देखते हैं, यिंगज़ैंग बोला। उसने दोनों तलवारों को एक एक हाथ में पकड़ा। एक तेज स्विंग, बैंग, तेज शिंगारियां उड़ गईं। तलवारों को अलग करते हुए यिंगज़ैंग की आंखें पटल गईं। इस तलवार को कौन से उस्ताद ने बनाया है? मेरी ज़ैनलू का एक भी स्क्रैच नहीं, पर तुम्हारी तलवार पर भी कोई निशान नहीं, दोनों बराबर। यिंगज़ैंग को यकीन नहीं हुआ। ज़ाओ फेंग भी थोड़ा हैरान था। महाराज की ज़ैनलू वास्तव में दिव्य शक्ति रखती है, मेरे लॉन्गचुएन के बराबर। सच कहें तो उसने सोचा था ज़ैनलू एक आम ब्लेड होगा और उसका मिस्टीरियस ऑर्डर लॉन्गचुएन उससे बेहद सुपीरियर होगा, पर दोनों टक्कर के निकले। यिंगज़ैंग हंस पड़ा।
अच्छा, तुम सच में हैरान हो? हा। उसने लॉन्गचुएन को गौर से देखा, फिर हवा में उछाल दिया। ये तलवार असली दिव्य हथियार है। इसका क्या नाम रखा तुमने? जाओफेंग ने तलवार पकड़ी और शीध कर दी। दास को ये यिंगचुआन काउंटी के एक झरने के नीचे मिली थी। जब मैंने उठाई, जैसे हल्की सी ड्रैगन की गरज सुनाई दी, इसलिए मैंने इसका नाम लॉन्गचुएन रखा। लॉन्गचुएन स्वॉर्ड, अच्छा नाम है। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया। ज़ैनलू मेरे पूर्वजों की वजह से मशहूर हुई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लॉन्गचुएन तुम्हारी वजह से मशहूर हो। दुनिया तुम्हें देखे और कहे, ये है लॉन्गचुएन ज़ाओफेंग की तलवार। ये कहने में उसकी उम्मीद और प्यार दोनों थे। ज़ाओफेंग ने सीधे दिल से प्रणाम किया। दास अपना पूरा बल लगा देगा। अच्छा, बैठो। यिंगज़ेंग मुस्कुराया। अब तक ज़ाओफेंग को समझ आ गया था, यिंगज़ेंग उतना कठोर और दूर नहीं जितना कहानियों में बताया जाता है। ज़्यादा हल्का, जिंदा दिल और अप्रोचेबल था। ज़ाओफेंग भी रिलैक्स हो गया। फिर यिंगज़ेंग ने सीधा मुद्दा उठाया। यन ने अपनी सेना चला दी है, ज़ाओ के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तुम क्या सोचते हो? ज़ाओफेंग ने हल्की सी ठंडी मुस्कुराहट दी। और क्या, हमारे मुंह से हड्डी छीन रहे हैं, हम उससे सब कुछ वापस छीन लेंगे। यिंगज़ेंग जोर से हंस पड़ा। हा, ज़ाओफेंग, तुम सच में मेरे ही आदमी हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। यिंगज़ेंग की आवाज़ एकदम तीव्र और ठंडी हो गई। किन के मुंह से कोई मांस छीनकर खा जाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यन राज्य हद से ज्यादा ही हिम्मत दिखाने लगा है। स्पष्ट था कि यन की हरकतें उससे सच्ची में गुस्सा दिला चुकी थी। इतने सारे दाकिन के एलीट सोल्जर्स ने खून बहाया, हंडान को गिराया, और जैसे ही विजय उनकी मुट्ठी में आई, यन आकर फल ले गया। ये बात न यिंगज़ेंग न कोई भी किन सिपाही झेल सकता था। मैं तुरंत सीनियर जनरल से अनुमानाज्ञा मांगूंगा यन सेना से निपटने का, ज़ाओफेंग ने सीधा कहा। वो तुम्हें इजाज़त दे देंगे, यिंगज़ेंग मुस्कुराया। लेकिन अभी यन पर हमला करना ज़रूरी नहीं। पहले ज़ाओ की बची खुची धरती को हम जीत लेते हैं, सीनियर जनरल सब तय करेगा। महाराज, ज़ाओफेंग रुक सा गया, हिचकिचाकर। यिंगज़ेंग की हल्की सी मुस्कान फूटी। कहो, इतनी हिचकिचाहट क्यों? ज़ाओ की विजय के बाद ये दास घर लौटने की छुट्टी चाहता है, अपनी पत्नी से विवाह पूरा करने के लिए। ज़ाओ की धरती पर अभी काफ़ी काम बाकी था, पर माँ, वांग यान और दोनों बच्चों की याद उसके दिल को तीर की तरह छेद रही थी। अगर वो यहीं पर ग्रेट किंग का वादा ले ले, तो विक्ट्री के बाद सीधा घर जा सकेगा। यिंगज़ेंग उसकी आंखों में वो बेचैनी देखकर हंसा। पहली बार तुम्हें इतना घबराया हुआ देखा। लगता है घर की याद सच में परेशान कर रही है। 3 साल हो गए घर जाए हुए, ज़ाओफेंग हंसा। 2 साल की सेवा के बाद लौटना था, पर जिंदगी की अपनी ही मर्जी होती है। यिंगज़ेंग ने हल्का सा जुमला मारा। लगता है मुझे बाओ युआन का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो ना होता तो मैं दाकिन के लिए इतना महान योद्धा खो देता। मैं भी उसका शुक्रगुजार हूँ, ज़ाओफेंग ने हंसा। अगर वो ना होता तो शायद मैं अब तक सेना से मुक्ति पाकर घर पहुँच चुका होता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर यिंगज़ेंग ने कहा, ज़ाओ के गिरने के बाद मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। घर जाओ, अपनी शादी करो, लेकिन ज़ाओ छोड़ने से पहले एक बार सियानयांग आना। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। ज़ाओफेंग का दिल धड़क उठा। सरप्राइज? मान जाए तो नई पदवी? क्या वो उसे प्रोटेक्टर जनरल बनाने जा रहा है? ये सीधा नहीं बोला गया, पर यिंगज़ेंग की आंखों में जो उम्मीद थी वो बता रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। दास आपका आदेश स्वीकार करता है। ज़ाओफेंग तुरंत झुका। मुझे कल सुबह ही सियानयांग लौटना है। तुम जब आओ हम साथ में मदिरा पिएंगे। इतनी जल्दी? महाराज अभी यहीं से जा रहे हैं? हाँ, मैंने अपने पुरखों का घर देख लिया, बदला भी ले लिया। अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। और जिसे मैं ढूंढ रहा था वो भी नहीं मिली। ज़ाओफेंग तुरंत पूछ बैठा, महाराज किसे ढूंढ रहे हैं? मैं आदमी भेजकर तलाश करवा सकता हूँ। बेमानी होगा, यिंगज़ेंग ने सिर हिला दिया। वो मिलने वाली नहीं है, और ये बात यहीं रहने दो। उसने विषय बदल दिया। मैंने सुना तुमने कल फिर एक पूरा दिन और रात घायल सैनिकों के कैंप में बिताई। तुम जनरल हो,
दाकिन का सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली, इतनी कठिन मेहनत कर करके अपना शरीर ना तोड़ लो। तुम्हें कुछ हो गया तो ये लाख सिपाहियों की हार के बराबर होगा। अब जाओ, आराम करो। जाओ फंग समझ गया महाराज उसके लिए कितनी चिंता रखते हैं। उसने गहरा नमस्कार किया। दास आज्ञा पाता है। जाओफंग मुड़कर चलने लगा। हल्की हवा चल रही थी और यिंग ज़ैंग अकेला बैठा आसपास की शांति को महसूस कर रहा था। कुछ ही कदम हुए थे कि जाओफंग, यिंग ज़ैंग ने अचानक पुकारा। जाओफंग तुरंत मुड़ गया। महाराज। लेकिन उसके पलटते ही यिंग ज़ैंग का दिल झटके से रुक गया। वो आंखें बिल्कुल डोंगर जैसी। एक पल के लिए जैसे सांस रुकी और यिंग ज़ैंग आंख झपकना ही भूल गया। महाराज, जाओफंग ने दोबारा पूछा। जब चुप्पी लंबे पल तक बनी रही, यिंग ज़ैंग होश में आया। अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुम जाओ। सीनियर जनरल को भी कह देना सब लोग वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। जाओफंग ने दोबारा प्रणाम किया। दास आज्ञा पाता है। इस बार बिना कुछ सोचे वो वापस चल दिया और यिंग ज़ैंग चुपचाप उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर एक अजब सी व्यथा छाई थी। साय, डोंगर, लगता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। काफी देर तक साइलेंस छाया रहा। यिंग ज़ैंग ने एक और गहरी सांस छोड़ी। वो एक पल का नज़र का झलक, बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसको वो दिल से चाहते थे, उसे हिला गया था। वो वापस कब्र पर आ गया। झाओफेंग वापस आ गया। वांग बेन ने सबसे पहले देख लिया। क्या ज़रूरी बात थी जो महाराज ने तुमसे अकेला बैठकर डिस्कस की? वांग जियान ने सीधा पूछा। उन्हें लगा कुछ खास संदेश होगा जो यिंग ज़ैंग सिर्फ झाओफेंग को देना चाहते होंगे। बस थोड़ी बातें हुई, कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी। झाओफेंग मुस्कुराकर बोला, बस उन्होंने मेरी तलवार भी ट्राई की। जीजू महाराज के साथ इतना वक्त अकेला बिताना, ये तो सबसे बड़ा सम्मान है। वांग बेन ने आधे जलन आधे हसद से कहा। सच में बहुत जलन हो रही है। बस इतनी सी बात पे जल गए तुम? झाओफेंग हंस दिया। इसका दिमाग छोटा है, इसकी बात का बुरा मत मानना। वांग जियानगी मुस्कुरा दिए। अच्छा, महाराज ने कोई और निर्देश दिए? महाराज ने कहा कि वो थोड़ी देर पहाड़ पर अकेले रहना चाहते हैं। हमें पहले वापस जाने को कहा, झाओ ज़ैंग ने बताया। वांग जियान ने सिर हिला दिया। फिर वो गहन आवाज में बोले, झाओ साहिब, इस दौरान तुम्हें और मिलिट्री मेरिट कमाने होंगे। पर पिताजी, वांगबेन तुरंत बोल पड़ा, जीजू ने इतने सारे काम किए हैं। वुआन पर कब्जा, हंदान लेना, पांगसुआन को मार गिराना और किंग ऑफ झाओ को पकड़ना। लांथियान कैंप में उनका मुकाबला कौन कर सकता है? वो सब उसने अपनी मेहनत से किया है, वांग जियान ने डांट दिया। और तुम और यांग दुआनहे तो हंदान पर हमले के वक्त डराए हुए थे। अगर झाओफेंग आगे नहीं बढ़ता तो शायद हंदान आज भी नहीं गिरता। वांग जियान का चेहरा गंभीर हो गया। जब महाराज हंदान पहुंचे तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, महाराज तुम्हें और भी ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। वांग बेन का मुंह खुल गया, आंखें फट गई। जीजू अभी ही मेन जनरल हैं, अगर और बढ़े तो प्रोटेक्टर जनरल? 19 साल का प्रोटेक्टर जनरल, ये तो सपनों जैसी बात थी। अगर झाओ का पूरा राज्य गिरकर किन में शामिल हो जाए तब तक झाओफेंग 20 साल का होगा। 20 साल का सीनियर जनरल, ये सुनकर किसी को भी हिला देना नॉर्मल था। वांग जियान ने हाथ बांधकर कहा, महाराज तुम पर इतना भरोसा रखते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत है। पर तुम्हें और मेरिट्स चाहिए ताकि कोर्ट में जब प्रमोशन की बात आए कोई विरोध न कर सके। फादर इन लॉ, चिंता मत करिए, मैं समझ गया, झाओफेंग ने गहन आवाज में जवाब दिया। आज से पहले ये सब यिंग ज़ैंग की बातों में एक हिंट था, लेकिन अब वांग जियान के मुंह से सुनकर ये लगभग पक्का लग रहा था। झाओ गिरते ही जब किन में शामिल होगा तब झाओफेंग के सीनियर जनरल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जीजू अगर सीनियर जनरल बन गए तो हमारे वांग परिवार का दर्जा भी कोर्ट में और बढ़ जाएगा, वांग बेन ने गंभीर होकर कहा। दर्जा जितना ऊपर होता है उतनी ही जलन पैदा होती है। एक गलत कदम और सब तबाह हो सकता है। वांग जियान वार्न करते हुए बोले।
फादर इन लॉ, इतनी चिंता मत करिए, झाओफेंग ने हल्का सा हंसकर कहा। राजा की शक्ति सबसे ऊपर है और महाराज जैसे बुद्धिमान को कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। फ्यूचर जो भी हो, हम धीरे धीरे संभाल लेंगे। मैं तो अभी ग्रेट किन की राष्ट्रीय शक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बाद में साउथ इंडियन जाऊंगा ही, और बाकी सब फ्यूचर की बात है, जो आएगा देखा जाएगा। रिटर्न टू हंदान सिटी। हंदान लौटकर फिर से झाओफेंग पूरी तरह से वुंडेड सोल्जर कैंप में जुट गया। मेरिट पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही उसके पाउजे भाई भी बच जाएंगे। समय निकल गया, 10 दिन बीत गए। अब हंदान पर पूरा कंट्रोल किन सेना का था। शहर में फिर से व्यवस्था बनने लगी। वुंडेड सोल्जर कैंप में पहले वाली चीख पुकार अब कम हो चुकी थी। बैंडेज बदलने पर दर्द की आवाज़ें अभी भी आती थी, पर पहले से काफ़ी बेहतर था हाल। जिन्हें बचा सकते थे सब बच गए, मास्टर चेन ने मुस्कुराकर कहा। लगभग 30,000 घायल आए थे। हल्के घाव वाले सिंपल ड्रेसिंग से ठीक हो गए और गंभीर घायल यहाँ भेजे गए। 70% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट, ये बहुत बड़ा काम है। डिसेबल्ड सोल्जर्स की लिस्ट बन गई? झाओफेंग ने पूछा। हाँ, सब तैयार है, मिलिट्री जज को दे दी गई है। किन सेना के अपने नियम थे। जो शार्प वॉरियर्स लड़ने लायक नहीं बचते, उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, पर उसके लिए वुंडेड सोल्जर कैंप के डॉक्टर की सर्टिफिकेशन ज़रूरी थी। और जिन सिपाहियों की नोबल रैंक होती थी, उन्हें 2 विकल्प मिलते थे। पहला, ज़्यादा एनुअल सैलरी एज पेंशन, या फिर दूसरा, अपने गांव या ज़िले में एक छोटा पद। ये सब रिफॉर्म्स किंग गिंगजैंग ने अपनी पर्सनल रूल के बाद शुरू किए थे, अपने वीर शार्प वॉरियर्स के सम्मान के लिए। चैप्टर 300, चैप्टर 144, यिंग ज़ेन का वादा, पार्ट 3। वुंडेड सोल्जर कैंप के सारे गंभीर घायल सिपाहियों को ठीक होते देख कैसा लग रहा है? ऐसे ही धीरे कदम भरता हुआ शा वूचिए आ गया और प्यारी सी स्माइल के साथ झाओफेंग से पूछा, जान बचाना जान लेने से ज्यादा सुकून देता है। झाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। जब अपनी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए तो वो एहसास अंदर तक को शांत कर देता है। शिया वूचिए ने गहन तरह से सिर हिला दिया। यही एक सही वैद्य का दिल होता है, पर डॉक्टर सिर्फ कुछ लोगों को ही बचा सकता है। अगर पूरा देश एक हो जाए तो हजारों लाखों लोगों को बचा सकते हैं। वो होता है असली त्याग, पूरी दुनिया को बचाना। झाओफेंग हंस पड़ा। मिस्टर चेन, सुना आपने? ये होती है महावैद्य वाली सोच। आप भी सीख लीजिए थोड़ा। अरे मैं तो हमेशा गुरुजी की बात दिल पे रखता हूँ। और एक खुशखबरी भी है, जैसे ही झाओ की जीत हो जाएगी मुझे ग्रेट फिजिशियन का पद मिल जाएगा। किन राज्य का महावैद्य ये कोई छोटी बात नहीं थी। पूरी किन दुनिया में सिर्फ शिया वूचिए ही ये पद रखता था। पावर तो नहीं होती थी, पर स्टेटस 9 मिनिस्टर्स के बराबर। ग्रेट फिजिशियन, तो मिस्टर चेन को जल्दी ही सियानयांग बुला लिया जाएगा। झाओफेंग ने हंसी दबाते हुए कहा। उसकी चिंता मत कीजिए। मास्टर चेन ने पेट पकड़कर हंसा। सियानयांग जाऊं या कहीं और, आपकी शादी पे तो मैं जरूर आऊंगा। झाओफेंग की अभी शादी नहीं हुई? शिया वूचिए ने इंटरेस्ट से पूछा। गुरुजी, मास्टर चेन ने तुरंत जवाब दिया। मिस्टर झाओ तो 16 साल की उम्र में सेना में आ गए थे, अब तक कैसे शादी कर लेते? पर हाँ, इनकी सगाई बहुत ही लाजवाब जगह हुई है। जनरल वांग जियन की बेटी इनसे मंगेतर हैं, और सुना है एक बेटा बेटी भी दे चुकी हैं। शिया वूचिए की आंखें चमक उठी। तो क्या एक बूढ़े को भी आपकी शादी में 1 कप शगुन का शराब पिलाने का मौका देंगे? झाओफेंग ने मजाक से पूछा। डॉक्टर शिया, आप सच में आएंगे? क्यों? क्या जनरल झाओ मुझे रोकना चाहते हैं? शिया वूचिए ने हल्की हंसी में कहा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शिया जैसा महावैद्य आए तो ये तो हमारे झाओ परिवार का सबसे बड़ा मान होगा। बस मेरा गांव श्याओचू काउंटी सियानयांग से काफ़ी दूर है, रास्ता लंबा है। जनरल झाओ, आपसे पहली मुलाकात में ही एक लगाव सा महसूस हुआ। आपकी शादी देखने का मौका मिला तो कैसे छोड़ूं? जब डेट तय हो जाए बता दीजिएगा। झाओफेंग ने उनकी सच्चाई देखकर सिर झुका दिया। जरूर।
तभी जांगमिंग तेज कदम से आया। जनरल झाओ, वांगजन जनरल ने तुरंत बुलाया है। तो मैं चलता हूँ। झाओ फेंग ने दोनों को सलाम किया। काफी देर आराम हो गया। लगता है फिर से तैयारी शुरू होगी। जाइए जनरल झाओ, मास्टर चेन ने तुरंत बोला। वुंडेड सोल्जर कैंप का सबसे मुश्किल वक्त बीत गया है। झाओ फेंग वहां से निकल गया। हंडान सिटी, पुरानी चांसलर मैंशन का सभा भवन। वांग जियन सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठ गए। 3 मुख्य सेनापति और कई अधिकारी मौजूद थे। हंडान पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है, वांग जियन ने कहा, आवाज में बोझ और गरिमा। 3 मेन डिविजन्स की पुनर्व्यवस्था भी पूरी हो गई है। 10 दिन ज्यादा नहीं लगते, पर यह भी एक देरी है। किंग झाओ यन पकड़ा जा चुका है, पर झाओ राज्य के सभी राजाकुल और मंत्री नहीं। खास तौर पर झाओ का पूर्व युवराज झाओ ई, वो डाई टेरिटरी भाग गया है। वहां उसको सेनापतियों का समर्थन भी मिल गया है। अब वही नया किंग ऑफ डाई बनकर सेना जमा कर रहा है और झाओ के बॉर्डर पर उनकी घोड़ सेना रोड ब्लॉक संभाल रही है। ऊपर से यन राज्य ने 1 लाख की सेना तैयार कर ली है। 10 दिन में ही उन्होंने झाओ के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते ही सारे अधिकारी जोर से बोले, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वांग जियन ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। हंडान गिर चुका है, झाओ का मनोबल टूट चुका है। जो बचे हैं या तो सरेंडर करेंगे या डाई भागेंगे, और जितने ज्यादा लोग डाई में जाएंगे उतना ही वहां अफरा तफरी बढ़ेगी। हमें सबसे पहले पूरा झाओ के सारे शहर जितने जल्दी से हो सके जीतने हैं, और फिर एक साथ डाई पर हमला। हमारे पास अभी भी 2,30,000 लड़ने लायक सिपाही हैं। सेना 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। हर मेन डिवीजन एक रास्ते से आगे बढ़ेगा। डिप्लॉयमेंट की डिटेल्स आप तीनों जनरल तय करेंगे। सभी अधिकारी गुनगुनाकर बोले, आदेश का पालन। वांग जियन की रणनीति सीधी थी, स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। झाओ टेरिटरी को एक झटके में साफ करो। डाई वाले तो डर के मारे चिपक गए हैं, उनमें पलटवार की हिम्मत नहीं। झाओ के एक छोटे से शहर में 10 दिन बाद। हाँ, झाओ यन, झाओ राज्य। यन का युवराज यनदान हंसी रोक नहीं पा रहा था। तुम मेरे यन को मिटाना चाहते थे, पर अब यन ने तुम्हारे दर्जन शहर कब्जा कर लिए हैं। उसके पास खड़े जनरल युएचेंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्राउन प्रिंस, हमने 1 दर्जन शहर ले लिए हैं, पर अब हमें रुकना होगा। आगे बढ़े तो हम जरूर किन सेना से टकराएंगे। किन सेना? यनदान ने नाक से हंसी मारी। क्या वो हमसे टकराने की हिम्मत रखते हैं? हम आगे ना बढ़े, पर ये शहर अब यन के हैं। एरोगेंट यनदान को देखकर युएचेंग के अंदर बस थकान और मजबूरी थी। शायद इसका घमंड ही उसको कभी किन के राजा को मारने की सोच तक ले गया था, और अब उसका नतीजा भी सामने है। पर अगर किन ने हमला कर दिया तो? युएचेंग ने पूछ ही लिया। वो नहीं करेंगे, यनदान ने पक्का जवाब दिया। तभी बाहर से डजन्स यन कैवलरी शहर में घोड़े दौड़ाते हुए घुसे, बिना आर्मर, बिना हथियार, बिल्कुल बिखरे हुए। क्राउन प्रिंस, गड़बड़ है। युएचेंग की आवाज बदल गई। यनदान ने तुरंत हाथ हिलाया। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और सारे घबराए हुए सिपाही घोड़े से कूदकर अंदर आ गए। बताओ, तुम्हारे हथियार कहाँ गए? यनदान ने गर्जा। क्राउन प्रिंस, सेंचुरियन का चेहरा जर्द पड़ गया था। किन सेना आ गई है। उन्होंने हमें पकड़ लिया, आर्मर उतरवा ली और ये संदेश भेजने को कहा है। बैम्बू स्लिप्स का गुच्छा उसने पेश किया। यनदान ने खोला। युद्ध से बचना चाहते हो तो तुरंत झाओ के सारे शहर छोड़ दो। 1 घंटे में किन हमला करेगा। जो भी विरोध करेगा मारा जाएगा। झाओ फेंग को किन ने हाथ मारा था और वो अपने हथियार थे, अब सेल्फी ले रहे हैं। ये पढ़ते ही यनदान का रंग उड़ गया। झाओ फेंग मेरे जैसे क्राउन प्रिंस को धमका रहा है। क्राउन प्रिंस, आपने किसका नाम लिया? युएचेंग की आवाज फट गई। किन जनरल झाओ फेंग। वो झाओ फेंग। युएचेंग की रूह तक कांप गई। क्राउन प्रिंस, तुरंत पीछे हटना होगा। उस आदमी से टकराना हमारी बर्बादी है।
बाओ युआन, लियानपो, पंक्सवन सबको उसने खत्म किया। वेईवुजी जैसे महायोद्धा को भी हरा दिया। ये आदमी आज के समय का सबसे ज्यादा खतरनाक जनरल माना जाता है। हंडान की दीवार उसी ने तोड़ा था। यंदान ने नाखुश होकर कहा, जनरल, आप पहले भी हारे हैं, इसीलिए हिम्मत टूट गई है। हम यन और किन अभी तक रस्मियात तौर पर साथी हैं। किन अगर हम पर हमला करेगा तो पूरा यन नाराज होगा। इतना मूर्ख नहीं है यिंगज़ेंग। यूएचेंग ने दोनों हाथ उठा दिए। क्राउन प्रिंस, हमने झाओ के शहर छीनकर ऑलरेडी किन की नाक कटवा दी है। किन कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो उसके मुंह से रोटी छीनना हुआ। बस, यंदान ने गर्जा, ये शहर अब यन के हैं और हम नहीं छोड़ेंगे।